टीचर अब कौन हमें पढ़ाएगा, किस तरह हमें कोई टीचर पढ़ाएगा, क्या होगा, सब तो वो चीजें करते करते काफी उस चीज में टाइम वेस्ट हुआ है। उसके बाद ठीक है। अब जैसे आज 23rd है और पहली को हमारा पहला पेपर है। और ठीक है। पेपर ये इस तरह से हमने ऑनलाइन पढ़ा है और अब ऑन कैंपस हम पेपर दे रहे हैं, वो भी एक ग्लिच आ गया है। तो उसकी वजह से हमारे पे बर्डन भी है और टोटल सारे सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसके बीच में हमें हमारे तो दो सब्जेक्ट्स हैं, मेरे OOSE और एक SVVT, एक राहत साहब पढ़ा रहे हैं और एक अब आप पढ़ा रहे हैं। तो वो सर वो काफी बर्डन बढ़ गया है इस चीज के लिए। अब ये है कि एंड टाइम पे जब अब ये रिवीजन का टाइम है, इस टाइम पे हम तैयारी करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा खासा मसला पड़ गया। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना आप अब हमारे पे कम बर्डन कर सकते हैं उतना कर लिएगा, बहुत ठीक है, ज्यादा। ये पॉइंट आपका समझ आ गया मुझे, और इसको मैंने लिख भी लिया एक तरह से। जाहिर है कि इंसान से वही चीज पूछी जा सकती है जो उसने पढ़ी हो, सही तरह से पढ़ी हो। जो चीज वो पढ़ाई नहीं हुई उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो वो चीज मुझे भी अंदाजा है क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन ये है कि मिड का रिजल्ट जो है बहरहाल हमें प्रोड्यूस करना है। अब वो अगर आपकी किस्मत, अगर पेपर मिल जाते हैं तो फिर जिस तरह से भी किसी ने परफॉर्म किया होगा उसी तरीके से उसके एग्जाम इवेलुएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे ऑनलाइन करते हैं तो फिर जरा उसमें ये सहूलत होगी कि जी आपको वो माहौल उस तरह का टेंस नहीं होगा जिस तरह के ऑन कैंपस होता है। खास तौर पे आपके लिए वो उस वजह से भी टेंस हो सकता है कि बीच में आपका एक गैप आ गया, जिस तरह आपने खुद ही निशानदेही की है, बीच में एक गैप आ जाता है। ठीक है, तो वो भी कंसिडर हम करेंगे उसको। अभी वैसे अर्ली है कि एग्जाम, मिड एग्जाम का रिजल्ट कैसे किया जाए, उससे पहले हमें और बहुत सारे काम करने हैं। एक तो ये जो लेक्चर्स हैं इनको हमने पूरा करना है। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए ज्यादा मसले का बायस नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि आपको मंडे तक, इनफैक्ट मंडे से पहले ही हो जाएगा, आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होना है। अब आप शायद हर लेक्चर में नहीं आते रहे, अभी तक मेरी आपकी क्लास से 3 मुलाकातें हो चुकी हैं, 2 वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए और एक इंटरेक्टिव में। तो मैंने उसमें कहा था कि आप अपने प्रोजेक्ट के ग्रुप्स बना लें 5 मेंबर्स के, ताकि थोड़े से ग्रुप्स बन जाएं, ज्यादा से लोग उसमें शामिल हो जाएं। आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम असाइन कर देंगे फाइनल प्रोजेक्ट्स के। और उसमें भी मैं ये ध्यान रखूंगा कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है एक मिड से पहले वो थोड़ी सी शामिल हो, थोड़ी सी, और ज्यादा उसमें शामिल होगी जो पढ़ाई अभी हमने खत्म करनी है। तो जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको भी जरा ये देख लें, वो परेशान ना हो कि आपका डेट शीट में इस पेपर का नाम नहीं आया। तो ये डेट शीट जो है वो रेगुलर वीक की एग्जाम्स की है। आपका जो एक सब्जेक्ट है, ये वाला सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, ये इसका पेपर एग्जाम वीक के बाद होगा, अगले वीक में। तो जाहिर है कि इस वीक के दौरान आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स जो रेगुलर चल रहे थे उनकी तैयारी में होंगे। लेकिन जो आपका SVA का जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी फिर आप बेशक बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि उस दौरान हमारे लेक्चर्स भी एक दो और होंगे उस एग्जाम के दौरान। आपको मैं वीडियोस भी शेयर करूंगा और एक आध कोशिश करेंगे एक या दो इंटरेक्टिव सेशन भी हों, क्योंकि हमारे वो लैगिंग है, लैग कर गए हैं हमारी तादाद लेक्चर्स की, इस वजह से वो एग्जाम वीक में भी कंडक्ट करने पड़ेंगे। मैं तो खैर इस मूड में था कि ये जो हमारा वीक आज खत्म हुआ है इसमें भी हमको 2-3 इंटरेक्टिव चल चुके होते हमारे, तो काफी कुछ कवर हो जाता। लेकिन हमारी इस क्लास के लोगों का जहन एक तरफ नहीं है, कोई कुछ टाइम कह देता है, कोई कुछ टाइम कह देता है। और जिस वक्त मैं कोई सेशन एक शुरू करता भी हूँ तो आपके सामने ही है कितने लोग आते हैं। हालांकि इसमें 70 स्टूडेंट्स हैं तो चलो 70 ना सही, 30-35 तो आने चाहिए। लेकिन वो 30-35 क्या, वो ये यहाँ पे 6 भी पूरे नहीं हो रहे। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा लेते हैं सीरियसनेस का। जी। अच्छा, अब जो लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो रिकॉर्डिंग इस वीक के शुरू में, वो आपने यकीनन देखी होगी। उसके मतलब कुछ याद है आपको, क्या डिस्कस किया हुआ है उसमें, अगर आपने उसको देखा तो?
एक ये प्रॉब्लम होती है कि लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको फिर आइंदा के लिए टाल देते हैं, और वो से फिर शायद एग्जाम तक उनको दोबारा देखने का मौका नहीं मिलता। ये बहुत ही एक गफलत है, इस सुस्ती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि इसमें गैप आ गया था लेक्चर्स का, तो अब आप ज्यादा सीरियसनेस के साथ मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो या इंटरेक्टिव में आ रहे हो। तो ये आपने देखा था जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि प्रोडक्ट क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। जी, किसी ने देखा हो? किसी ने? मैंने इसकी लेक्चर स्लाइड भी अपलोड की हुई है। लेक्चर स्लाइड किसी ने पढ़ा हो? बताइए। ये खामोशी एक बहुत बड़ा आंसर है। सर पाकिज़ा आप सर्विस वो बताएं, होती आपने है पढ़े जो लेक्चर स्लाइड्स? जो इंटेंजिबल होती है, फिजिकल नहीं होती, और प्रोडक्ट जो होती है जो फिजिकली जिसकी कोई मतलब एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, बड़ी हद तक सही है, लेकिन इसके आधे मार्क्स मिलेंगे। वो अगर आपने पूरी डिस्कशन देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। और मैं उसकी मिसालें भी चंद एक दे दूंगा, पहले भी एग्जांपल दी थी। लेकिन डेफिनेशन के हवाले से प्रोडक्ट हम मुकम्मल तौर पे टेंजिबल चीज को नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि प्रोडक्ट वो है जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब फिजिकल है। फिजिकल को आप उर्दू में तर्जमा करें तो ठोस, यानी कोई चीज जो मौजूद नजर आए, सामने आपके पड़ी हो, आप उसे उठा सकते हो, टच कर सकते हो, खा सकते हो अगर वो खाने की चीज है, या आप उसे सूंघ सकते हो अगर उसमें कोई ओडर है, वो कहलाएगा प्रोडक्ट। लेकिन डेफिनेशन में टोटली फिजिकल का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि मोर ऑफ अ फिजिकल थिंग एंड लेस इनटेंजिबल। आज के दौर में हर प्रोडक्ट के साथ कुछ इनटेंजिबल चीजें भी शामिल कर दी जाती हैं, उन्हें हम, इनको मिला के हम आज के दौर में कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से कंप्यूटर खरीदें, लैपटॉप या सेल फोन खरीदें, तो वो तो है प्रोडक्ट, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, लाइक आईबीएम का है, या वो डेल का है, या एचपी का है, या लिनोवो है, या कोई भी है, तो वो तो एक प्रोडक्ट है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का फायदा ही कोई नहीं है जब तक कि वो फंक्शन ना कर रहा हो। आपको लैपटॉप के लिए और अपने सेल फोन के लिए क्या चाहिए? आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ना नजर आने वाली चीज है, सॉफ्टवेयर जो है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर चाहिए वो एक इनटेंजिबल चीज है। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट के साथ शामिल होगी, टेंजिबल चीजों के साथ जुड़ेगी तो कुछ काम बनेगा। ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल प्रोडक्ट के हवाले से आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, आप बाजार से कुछ चीज खरीदते हैं खाने पीने की या पहनने की, तो फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स खरीदते हैं, तो गारमेंट तो एग्जांपल है प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट नजर आ रहा है हमें, गारमेंट जो आप खरीद रहे हैं वो आप देख सकते हैं, आप उसे उठा के टच भी कर रहे हैं, आप उसके मुख्तलिफ पहलू देख रहे हैं कि कहीं से इसमें कोई कलर फेडिंग तो नहीं है, कहीं पे इसमें कोई होल्स या कोई और मसला तो नहीं है, कोई दाग या स्टेन ना लगा हो। तो आप प्रोडक्ट को तो देख रहे हैं एज अ फिजिकल थिंग, लेकिन वो जो आपको कस्टमर, जो आपको सेल्समैन आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं कि जी ये फला प्रोडक्ट है, ये इस तरह से है, हम आपको इतने पैसे कम कर देंगे वगैरह, वो असल में नजर आने वाली चीज नहीं है, वो इनटेंजिबल चीज है जो उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है। बेशक प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे फिजिकल है, लेकिन आप लाजमी उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज भी एसोसिएटेड होती है जो इनटेंजिबल होती है, फिजिकल नहीं होती। तो आज के जमाने में आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। ये आपको क्लियर होगी मेरी बात? मोर ऑफ अ फिजिकल एंड लेस इंटेंजिबल। क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा, अब एकदम अगले पेज पे जाके ना हम जो सर्विस है उसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। थोड़ा सा मेरा ये स्लाइड हिल गई।
सर्विस। प्रोडक्ट था मोर फिजिकल, मोस्टली फिजिकल और लेस इंटेंजिबल। ये उससे उलट है, सर्विस ये कहा जाता है जो ज्यादा इंटेंजिबल हो और थोड़ी सी फिजिकल हो, यानी ज्यादा उसका हिस्सा ऐसा होगा जो आप देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है गैर मादी चीज, नॉन मटेरियल थिंग। जिस तरह आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटेंजिबल चीज है, किसी शख्स का जो नाम है वो हमें नजर नहीं आता, वो एक इंटेंजिबल चीज होती है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का नाम जो है वो भी एक इंटेंजिबल चीज होती है। तो सर्विस इटसेल्फ भी इंटेंजिबल है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा उसके अंदर जो कि मटेरियल होगा, फिजिकल होगा, हमें नजर आ सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी सेल फोन के लिए कोई कनेक्शन लेते हैं तो वो कनेक्शन क्या चीज है, वो एक सर्विस है। मसलन आप यूज करते हैं जैज, या आप यूज करते हैं यो फोन, और वारिद भी अब जैज के साथ ही मिल गया, लेकिन बहरहाल उनके एक अलहदा नाम जरूर चल रहा है कि जैज की सर्विस है या वारिद की सर्विस है, बेशक एक ही कंपनी है। अब इस तरह से पहले वो था, इसी जमाने में था पाकटेल, फिर वो जो आप यूज करते थे टेलीनॉर, पता नहीं अभी भी शायद है टेलीनॉर या नहीं, वो एक सर्विस आपको देते हैं। इवन के अगर आपके घर पे पीटीसीएल का फोन लगा हुआ है, वही वो पुराने जमाने की तार वाला, तो फोन तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जब तक कोई कॉल करने की सलाहियत ना हो या वो फैसिलिटी ना हो जिसमें आप किसी से कोई कॉल रिसीव कर सकते हो, तब तक वो फोन बेकार है। वो फोन तो एक प्रोडक्ट है, फिजिकल चीज, लेकिन उसे चलाने के लिए एक सर्विस भी तो चाहिए। वो सर्विस इंटेंजिबल है। लेकिन आप अगर सेल फोन के लिए वो सर्विस लेते हैं तो वो आपको, आप ही बताएं कि जो सर्विस आप खरीदते हैं अपने फोन के लिए, सेल फोन के लिए, वो आपको कैसे मिलती है? आप कैसे कोई मेक श्योर करते हैं कि आपके सेल फोन में वारिद की सर्विस चलना शुरू हो जाए, या जैज की सर्विस या यो फोन की सर्विस चलना शुरू हो जाए? बताएं जरा। जी बताइए। सर आपका सवाल समझ नहीं आया। सवाल बड़ा सिंपल है कि आपने एक सर्विस परचेज की। कौन सी सर्विस? फोन कनेक्शन की। कनेक्शन ही कहेंगे ना उसे। आप मसलन आपके पास सेल फोन है, तो आप उसके अंदर कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं? जैज। कॉलिंग की या टेक्स्ट की, मतलब हम इस तरह मेक श्योर करेंगे कि अगर वो कॉल हो रही है तो इट मीन कि वो सर्विस जो है वो वर्क कर रही है। नहीं नहीं, मेरा सवाल इससे बहुत पीछे के लेवल का है कि जब आपके पास एक सेल फोन मौजूद हो और आपने फैसला कर लिया हो कि जनाब मैं इसके अंदर वारिद यूज करूंगा या जैज यूज करूंगा या यूफोन, जो भी सर्विस को मिल रही हो वो यूज करूंगा, तो आप वो सर्विस अपने फोन में कैसे डालते हैं? सर सिम इंसर्ट करके। सर सिम इंसर्ट करके। वेरी गुड। तो क्या सिम भी कोई सर्विस है? कोई इनटेंजिबल चीज है या टेंजिबल चीज है? प्रोडक्ट है सर वो एक प्रोडक्ट तो नहीं है, हम उसे कहेंगे फिजिकल चीज, लेकिन वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है एक इनटेंजिबल चीज का, यानी एक सर्विस का। बजाते खुद सिम को हम प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। फॉलो कर रहे हैं ना सब लोग? बेसिकली वो प्रोडक्ट इसलिए हो जाता है कि जो कंपनी है जैसे जैज, ये वारिद वगैरह, ये बैक एंड पे ये परचेज करते हैं ये माइक्रो सिम्स वगैरह। करते होंगे, असल में वो उनका कोई एक मसला होगा कि उसमें किस किस्म हमारे की लिए सिम। बन हमारे जाती पास है। जब वो पहुंचेगा तो वो से, अब फर्ज करें कि आपको कोई गिरी हुई सिम मिलती है और वो किसने इसलिए फेंकी हुई है कि उसे उसकी जरूरत नहीं रही या उसमें कोई कनेक्शन नहीं, तो आप उससे सर्विस तो नहीं ले सकेंगे ना। या जब कभी किसी का कोई कनेक्शन कट जाता है नॉन पेमेंट की वजह से, तो वो सिम तो फिर किसी काम नहीं आती ना जब तक कि उसमें सर्विस बहाल ना हो। तो असल मामला जो है ना, सर्विस परचेज करते वक्त सिम का नहीं है, बल्कि असल मामला उस सर्विस का है जो कि हमें लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिम हमारे, सर्विस हमारे फोन में कैसे आएगी, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक फिजिकल या टेंजिबल चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसे हम सिम का नाम दे रहे हैं। तो असल इंपॉर्टेंस सिम की नहीं है, कनेक्शन की है, सर्विस की है। इस वजह से हम सर्विस की डेफिनेशन में ये कह रहे हैं
कि सर्विस उस चीज को कहा जाएगा जिसमें ज्यादातर हिस्सा इनटेंजिबल होगा, यानी गैर फिजिकल, और थोड़ा सा हिस्सा फिजिकल होगा, यानी कोई नजर आने वाला। जिस तरह की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि कनेक्शन जो है वो सर्विस है, इनटेंजिबल है टोटली, लेकिन वो कनेक्शन हासिल करने के लिए या उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटी सी नजर आने वाली चीज सिम की शक्ल में अपने फोन में लगाना पड़ता है। ये फॉलो हो गया सबको? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा, आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक एग्जांपल और, ताकि वो बीच में भूल ना जाए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, 4 साल की बैचलर्स की पढ़ाई, ठीक है ना? 4 साल की पढ़ाई है ना बैचलर्स की, तो आप उसकी फीस दे रहे हैं ना? फ्री में तो नहीं ना पढ़े, फीस दे रहे हैं? जी, मेरा जवाब दें। जी यस सर। सर। इसका मतलब है कि आप भी मार्केट से, मार्केट ही कहना चाहिए, क्योंकि आप जब कोई चीज परचेज करते हैं तो मार्केट की बात आ जाती है। तो आप मार्केट से यानी यूनिवर्सिटीज से कुछ खरीद रहे हैं, है ना? यही बात, तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप फीस दे रहे हैं ना, तो खरीद रहे हैं ना आप कुछ। यस सर। मेरा सवाल ये है कि आप जो कुछ खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट है या सर्विस है? फैसला करें, आप बताएं। सर सर्विस है। सर्विस है, वेरी गुड। क्योंकि जो कुछ आप पढ़ के ले रहे हैं वो कोई ये तो नहीं होता कि आप क्लास में जाएं और टीचर कहे के ले जी आज हमने 5 किलोग्राम लेक्चर पढ़ना है, और एक शॉपिंग बैग में आपको वो 5 किलोग्राम लेक्चर डाल के आपके हवाले कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं ना होता। इसका मतलब है कि ये जो पढ़ाई आप ले रहे हैं उस फीस के बदले, वो प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो चीज नजर आ रही है वो फिजिकल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। ये जो पढ़ाई आपको मिल रही है ये असल में सर्विस है ना, जो आपको क्लासरूम में दी जा रही है या कंप्यूटर के जरिए आपको ऑनलाइन दी जा रही है, तो ये सर्विस है, क्योंकि ये इनटेंजिबल है। लेकिन आप इसका सबूत क्या देंगे किसी को जब आप कल को कोई जॉब करने निकलेंगे, या आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि लाएं जनाब आपने 4 साल मुझसे फीस ली थी, तो वो जो पढ़ाई थी अब वो उसका कुछ सबूत तो दें, तो आप क्या कहेंगे? कैसे सबूत देंगे? जॉब वाले शख्स को आप कैसे सबूत दिखाएंगे कि हाँ जी हमने 4 साल पढ़ाई की, हम कामयाब हुए हैं? तो क्या सबूत सर देंगे? ट्रांसक्रिप्ट दिखा के डिग्री दिखा के। वेरी गुड, डिग्री, ये ट्रांसक्रिप्ट तो ज्यादातर ये होता है ना, ट्रांसक्रिप्ट में चूंकि ग्रेड्स लिखे होते हैं। तो अब आप बताएं कि वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? सर जो टेंजिबल है। ट्रांसक्रिप्ट है जी, टेंजिबल है ना, टेंजिबल है। लेकिन इसका वैसे आपको नहीं मिलना था। इस चीज के साथ मिला है, किसी सर्विस के साथ। सर्विस क्या थी? पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ सेमेस्टर्स, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरेटिकल, और फिर उनके इम्तिहान हुए, और इम्तिहान ये मेक श्योर कर रहे थे कि आपको जो पढ़ाई कराई गई है आपने वो सीख ली। और बाय द वे जो इम्तिहान है वो भी सर्विस है कि आपको बुलाया जी आप एग्जाम कमरे में बैठे हैं, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आंसर शीट्स हैं, इनको सॉल्व करें और जमा करें, हम चेक कर देंगे। वो चेकिंग भी सर्विस है, टीचर ने ही चेक करना है, लेकिन बहरहाल है तो सर्विस। अब इस सर्विस के साथ एसोसिएटेड टेंजिबल चीज क्या है? वो ट्रांसक्रिप्ट है, वो सर्टिफिकेट है, वो डिग्री है जो कि आपको हैंड ओवर की जाएगी। अब आपका ये जो सर्विस हासिल आपने की है पढ़ाई की, उसका सबूत जब तक साथ नहीं होगा, वो टेंजिबल छोटा सा हिस्सा, तब तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इवन कि आपके पेरेंट्स भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, पैसे ले गए थे, तो कोई चीज तो दिखाओ ना जिससे पता चले कि तुमने कोई कामयाबी हासिल की। तो आप उनको भी ट्रांसक्रिप्ट ही दिखाएंगे, और वही ट्रांसक्रिप्ट आप अपनी इंटरव्यू में, जहां कहीं भी आप जॉब हासिल कर रहे हैं या एप्लीकेशन भेज रहे हैं, बमै बाकी ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इस तरह के जितने भी आपने वो पढ़े हुए, उन्हीं के साथ ये भी एक, लेकिन ये असल में बजाते खुद प्रोडक्ट नहीं है, ये बल्कि एक सर्विस के साथ शामिल एक छोटा सा इंटेंजिबल है।
होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आई। आप किसी का सवाल था जी, किसने सवाल पूछना था? यस सर, मैंने पूछा। हाँ जुनैरा। सर जैसे आपने वो सिम की एग्जांपल दी थी और अहमद ने भी कहा था कि जो बच्चे कंपनी है आप ना वो उसके लिए अगर प्रोडक्ट। स्पीकर है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, वो डबल आवाज आ रही है। सर वो किसी और का स्पीकर आई गेस। अच्छा बाकी लोग प्लीज बंद कर दें। मेरे स्टूडेंट है, उसका माइक ऑन है, उसका आप खुद कर दें। आई थिंक वो इधर नहीं। अच्छा जी बताइए, स्टाफ ने बंद कर दिया, बताइए जुनैरा। सर अहमद ने कहा था कि जो सिम है वो उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट है, बट हमें जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो एक ही चीज के एक ही टाइम पे प्रोडक्ट भी होती है और सर्विस भी होती है। हाँ जी, इट डिपेंड्स कि वो किसके इस्तेमाल में आ रही है। इट डिपेंड्स कि वो किसके इस्तेमाल में आ रही है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट है या सर्विस है। अब उन्होंने जब उसे खरीदा तो प्रोडक्ट के तौर पे खरीदा। उन्होंने बल्क में खरीदा होगा ना सिम्स को, या बनवाया होगा किसी से। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कोई चीज प्रोग्राम की। वो आप भी समझ सकते हैं कि सिम क्या चीज होती है। एक छोटी सी मेमोरी चिप होती है जिसके साथ एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है, वो आप सब समझ सकते हैं। तो उन्होंने जब उसको खरीदा तो वो प्रोडक्ट के तौर पे खरीदा। अब वो जब हमारे पास आई तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट की अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए वो एक सर्विस के एक छोटे हिस्से के तौर पे अहमियत रखती है। वो सिम हमने परचेज नहीं की। बेसिकली आप जब ईयरफोन या वारिद से या जैज से खरीदते हैं तो सिम नहीं खरीदते। लॉजिकली स्पीकिंग आप सिम नहीं खरीदते, आप कनेक्शन खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि वो जो सर्विस है वो आपको किसी शॉपिंग बैग में डाल के नहीं दे सकते, वो उस सिम के अंदर प्रोग्राम करके आपको देते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा वो बाकी बातें हैं जो वो मैं जरूरी नहीं समझ रहा कि अब उसको मैं यहाँ पे दोहराऊं, लेकिन आप उसे खुद पढ़ सकते हैं। लाइक ये कि जो सर्विस है उसके साथ कॉन्सेप्ट होता है हायरिंग का। आप जब भी कोई सर्विस लेते हैं तो आप उसे हायर करते हैं, कहा यही जाता है। और जो प्रोडक्ट है उसके साथ हायरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके साथ बाइंग और सेलिंग का होता है। सेल फोन आपने परचेज किया है, हायर नहीं किया। और जो सेल फोन की सर्विस है वो आपने परचेज नहीं की, टेक्निकली आपने से हायर किया। ऑल्दो के दोनों सूरतों में पेमेंट की है आपने, लेकिन उसे हासिल करना जो है वो दोनों मानों में डिफरेंट हो जाता है। ठीक हो गया? अब अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस को समझ चुके हैं तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कौन उसका सही जवाब देता है। हमारा तो जो हमारी स्टडी है उसमें हमारा ताल्लुक फोन्स वगैरह से तो नहीं है, ना ही गारमेंट्स के साथ। वो तो हमने चले एग्जाम्पल के तौर पे बात की थी। हमें ये सोचना है कि हमारे प्रोफेशन में, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट क्या होगा और सर्विस क्या होगी, हमें ये सोचना है। और बड़ी जल्दी से सोच के मुझे जवाब आपने देना है। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्रोडक्ट की या सर्विस की इन आवर फील्ड, इन आवर प्रोफेशन? सर जो हम कस्टमर को दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, वो प्रोडक्ट होगा और उस सॉफ्टवेयर से उसको सर्विसेज मिल रही होंगी। अच्छा थोड़ा सा आप रीफ्रेज करें, थोड़ा सा रीफ्रेज करें। इस लिहाज से तो जो गाड़ी किसी ने खरीदी है वो तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस गाड़ी पे वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो सर्विस होनी चाहिए। असल बात प्रोडक्ट की सर्विसेज की नहीं हो रही, प्रोफेशनल्स की सर्विसेज की हो रही है। सॉफ्टवेयर ने डेफिनेटली उसको कोई ना कोई हेल्प करनी है, कोई ना कोई उसके लिए काम करना है, लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर की यस सर, बात नहीं उसकी कर रहे, हम कैलकुलेशन, अपनी उसकी बात कर रहे मैनेजमेंट हैं। वगैरह करना, ये यानी कि उसकी जो नीड्स पूरी करना सॉर्ट ऑफ के, यानी कि उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं या कुछ उसका मैनेजमेंट है किसी, यानी कि उसके काम के लिहाज से, तो वो सर्विसेज हो जाएगा। और वो जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहा है वो एज अ प्रोडक्ट होगा। नहीं भाई, मैंने अभी आपको यही बताया कि हम प्रोडक्ट की सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। प्रोडक्ट क्या है जी? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम उसकी सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, हम प्रोफेशनल्स की सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिसने वो सर अगर प्रोडक्ट हम बनाया है। कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो सॉफ्टवेयर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट है, और फिर हम ठीक है। उसको
यूज करने की अगर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो एज प्रोफेशनल्स हमारी तरफ से सर्विसेज हो जाएंगी ये प्रोडक्ट से भी मान हटके। लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने नहीं देखी, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो हमने कुछ किया है ना। वो हमने जेब से तो नहीं बना निकाला, किसी दरख्त से तो नहीं उतारा, वो प्रोडक्ट भी तो हमने बनाया ना। और हम का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, डेवलपर्स जिन्हें आप कोडर्स भी कहते हैं, टेस्टर्स, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में वो भी हम शामिल कर लेते हैं, चले, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जिन सब की कोशिशों से बिलाखिर वो प्रोडक्ट बना है। तो वो कोशिशें क्या है, वो सर्विसेज हैं। मसलन जो डिजाइनर है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपनी मालूमात, अपने इल्म के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक कोई ना कोई चीज डिजाइन कर रहा है। हो सकता है कि वो कोड को डिजाइन कर रहा हो, क्लासेस डिजाइन कर रहा हो सकता है वो GUI डिजाइन कर रहा हो, स्क्रीन, हो सकता है वो डेटाबेस को डिजाइन कर रहा हो। तो वो जो कुछ कर रहा है, अमली तौर पे जो काम कर रहा है, वो उसकी सर्विसेज है। यानी जो प्रोफेशनल पीछे लगा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी भी लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी किस्म का, वो जो काम कर रहा है वो सर्विसेज है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी सर्विसेज का जो एक अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो एक डिलीवरेबल है, एक प्रोडक्ट की शक्ल में। तो आपकी बात सही है, प्रोडक्ट वो एप्लीकेशन है। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं सुनना चाह रहा था कि लेट्स से अगर कोई एग्जांपल आपको लिखनी पड़े कि हाँ फलां चीज एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फलां चीज एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, बताइए। हो सकता है ये कहीं आपको लिखने पड़े पेपर में। इतना बड़ा गैस कौन देता है? जी आयशा, कुछ एग्जांपल्स को नाम बताएं ना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है उनकी कैटेगरीज क्या है। मसलन कैटेगरी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशन में भी दो बन सकती हैं कैटेगरीज, एक होगी वेब पोर्टल और एक हो सकती है कैटेगरी वेब सर्विसेज, जो आपको नजर नहीं आती, वो सर्वर में कहीं पे चल रही होती है। वेब एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन जो आपको कंप्यूटर पे चलती हुई नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे, और वो एप्लीकेशन जो सर्वर में चल रही है जो आपको नजर नहीं आ रही लेकिन वो काम कर रही है। जिस तरह होता है ना सर्वर एप्लीकेशन, PHP, ASP, और अब लोग शुरू हो गए हैं इस्तेमाल करना पाइथन। जी, कुछ नाम बताएं मुझे। एक तीसरी किस्म की कैटेगरी भी है, वो है मोबाइल एप्लीकेशंस की कैटेगरी। लेकिन ये कैटेगरीज जो है ना, ये एग्जांपल्स नहीं होती, एग्जांपल्स होती हैं कोई नाम। तो कोई नाम बताएं जो बड़े बड़े जाने पहचाने से हों। सर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आप कह रहे हैं, तो जो हमारा वर्ड होता है, ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। बिल्कुल वो भी सही, तो ये उसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये प्रोडक्ट है। तो किसी ने बनाया ही है ना, ये इसको बनाने के लिए मेहनत की है। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इसको बनाने के लिए जो मेहनत की है वो सर्विसेज। ठीक है। और अभी आपने शायद एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल ये थी कि जी प्रोडक्ट जब किसी ने खरीद लिया, मसलन कोई ऑफिस के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन उसने खरीद ली, तो अब उसे वो इस्तेमाल नहीं करनी आ रही, तो फिर हम ही क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल उसे कोई ट्रेनिंग सेशन देंगे, 1 दिन का, 2 दिन का, या चंद घंटों का, जिसमें उसको समझाया जाएगा कि जी ये इस तरह से साइन इन होना है, इस तरह से आपका अकाउंट आएगा, ये वाली एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं, प्रिंट आउट इस तरह से ले सकते हैं, अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी हो तो ये काम कर सकते हैं वगैरह। तो ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये भी सर्विसेज है। और आपको याद है ना जो वाटरफॉल मॉडल में, SDLC में आखिरी फेज होता है उसका क्या नाम है? मेंटेनेंस सर। मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस भी असल में सर्विसेज हैं। जनाब हमने एप्लीकेशन तो बना दी आपके लिए, लेकिन अब उसमें कुछ छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग या एक जगह से दूसरी जगह एप्लीकेशन को मुंतकिल करना है, एक ऑफिस से दूसरी जगह जाके उसको दोबारा सेटअप चलाना है,
या कोई छोटी मोटी गलती निकल आई है उसको सही करना है, वो भी सर्विसेज है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग भी सर्विसेज है, डिजाइनिंग भी, कोडिंग भी, और आपकी जो टेस्टिंग है वो भी, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है वो भी, और आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो भी, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये बुनियादी तौर पे अभी तक ये समझा जाता है कि टेस्टिंग का एरिया। तो वो पिछले 1-2 लेक्चर्स की आप डिस्कशन अगर देखेंगे तो साबित होता है कि वो टेस्टिंग का एरिया नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरे के पूरे सेटअप की क्वालिटी एश्योरेंस का एक हिस्सा है। सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये कोई शख्स अगर करेगा तो इसलिए करेगा कि उसने अपने प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्वालिटी लानी है। क्वालिटी का मतलब है कि वो जो डिफेक्ट्स हैं या कोई दाएं बाएं की कोई उसमें बीच में शामिल हो गई है नॉइज, उसको खत्म करना, ये बेसिकली उसकी सर्विसेज है। यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स बनाने वाला नहीं है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। मसलन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2, फिर आपने पढ़ा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक C++ के जरिए या C# के जरिए या HTML PHP के जरिए, वो है प्रोडक्ट बनाने वाला। ये प्योर सर्विस है कि आप प्रोडक्ट बनाने के दौरान चेक कर रहे हैं कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और फिर उसके बाद वैलिडेट करने का प्रोसेस कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं क्वालिटी को कि नहीं। तो अब आपको ये एग्जांपल्स याद रहेंगी? जी सर। अच्छा, अब ये रिव्यू था प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। अब एक चीज है जो बड़ी जल्दी से मुझे लाजमी कवर करनी है इसी मीटिंग में। सर एक बात आपसे करनी है छोटी सी। हाँ जी। आपने कोई इम्पोर्टेंट बात अगर आपने हमारा ना क्विज है WSC का, कितने बजे? अभी 3:45 से लेके 4 बजे तक है, 15 मिनट का क्विज है। लेकिन वो सबका तो नहीं होगा ना? हाँ जी हाँ जी, मैं सर वो अच्छा, अब वो दे एक के वापस मजबूरी है, जिनका क्विज है दे कैन लीव दिस और वो उधर ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आप ये लाजमी होगा कि आप ये जो रिकॉर्डिंग अभी मैं कर रहा हूँ इसकी, वो भी महफूज होगी, वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आपको फिर वो देखनी लाजमी होगी। ठीक है? और सवाल किसी का? अच्छा, अब जल्दी से हम ये बात करते हैं, डिस्कशन है डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, उसकी कुछ क्वालिटी को पहचान करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, क्राइटेरिया, उन्हें हम कहते हैं डायमेंशंस। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के कुछ अलग डायमेंशंस हैं, और जो सर्विस होगी उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए जो डायमेंशंस हैं वो कुछ और, एक और सेट है। तो अगर आप रेडी हैं तो पहले हम जरा जल्दी से प्रोडक्ट क्वालिटी की डायमेंशंस को कवर कर लें। आर यू रेडी? यस सर। प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे जज किया जाए? 8 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम क्वालिटी की जबान में डायमेंशंस कहते हैं, और उर्दू तर्जमा उसका मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जहत, परत, ये जहत, तो डायमेंशंस के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जहतें। ठीक है? अब अगर ये भी आप याद रख लें कि डायमेंशंस हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो टोटल 8 डायमेंशंस हैं, जिनमें से सबसे पहली है परफॉर्मेंस। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? प्रोडक्ट क्वालिटी की। दूसरे नंबर पे है फीचर्स। अब ये जो दो लफ्ज हैं परफॉर्मेंस और फीचर्स, ये अक्सर लोग मिक्स अप कर देते हैं, इनको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इनको जरा गौर से सुने। तीसरे नंबर पे डायमेंशन है रिलायबिलिटी, और चौथे नंबर पे है कॉन्फॉर्मेंस, इनके उर्दू मतलब भी साथ साथ लिखे हुए हैं, और पांचवें नंबर पे है ड्यूरेबिलिटी। अक्सर लोग, ये भी इधर पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर लोग रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को एक ही चीज समझ रहे होते हैं, हालांकि इनमें वाज़ेह डिफरेंस है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप किसी चीज पे इतबार करते हैं तो कितना इतबार कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, जिस तरह आप कहते हैं ना रिलायबल है बंदा, किसी से आपको बात सुनते हैं या किसी से कोई काम आप करवाते हैं तो आप यही कहते हैं कि जी ये रिलायबल बंदा है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि आप उस पर इतबार कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी कुछ और है। ड्यूरेबल का मतलब है
कितने अरसे तक चलेगा, पायदार है कि नहीं, और आप चाहेंगे कि ये लंबे अरसे तक चले। ड्यूरेबिलिटी का असल में ये मतलब बनता है कि कितने तवील अरसे तक कोई चीज चल सकती है, और खास तौर पे प्रोडक्ट। ये 5 डायमेंशंस हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की, 3 और हैं, जिनमें सबसे पहले सर्विसेबिलिटी, फिर है एस्थेटिक्स, और फिर है परसीव्ड क्वालिटी। तो हमें इनके जरा मतलब समझने हैं। पहले मैं चाहूंगा कि हम परफॉर्मेंस और फीचर्स के डिफरेंस को जरा क्लियर करें। आम आदमी और कई पढ़े लिखे लोग भी ना इनको एक ही चीज समझ रहे होते हैं, परफॉर्मेंस और फीचर्स। हालांकि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, और आपने इनको इस तरह से याद रखना है कि पहले स्टेप में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस है तो फिर हम बात कर सकते हैं फीचर्स की, यानी फीचर्स डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस पे। तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? ये अंग्रेजी वाला जो लफ्ज है ना परफॉर्मेंस, उसका उर्दू तर्जमा तो बनता है कारकर्दगी। लेकिन आप सिर्फ इतना कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि परफॉर्मेंस का मतलब है कि जी कोई चीज परफॉर्म कर रही है। आपको टेक्निकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइमरी बुनियादी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही असल में उसकी परफॉर्मेंस होते हैं। आमतौर पे ये मेजरेबल होते हैं, यानी आप इन्हें नंबर्स की शक्ल में मेजर कर सकते हैं। और सादा जुबान में परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि वो चीजें जिनकी वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है, वो उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, उन्हें हम परफॉर्मेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो आप इसलिए परचेज कर रहे हैं ना कि आपकी ट्रेवलिंग है वो हो जाए। तो अगर गाड़ी के अंदर ट्रेवलिंग का कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है तो हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस मौजूद है। लेकिन फर्ज करें लेट्स से कि कोई ऐसी गाड़ी आपके पास आ जाती है, आप खरीद लेते हैं, जिसमें ट्रेवलिंग ही नहीं हो सकती, तो फिर वो किस काम की है गाड़ी? फिर उसमें परफॉर्मेंस तो नहीं है। बेशक वो बहुत खूबसूरत होगी गाड़ी, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही। सेम थिंग गोज कि आप अगर कोई सेल फोन परचेज करते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, एक्सपेंसिव किस्म का, और जब उसे आप ऑन करें तो वो ऑन ही नहीं होता। और क्योंकि जिन लोगों ने सेल फोन बनाया उन्होंने उसमें ऑन ऑफ ही नहीं बनाया, और ऑन ऑफ ही नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि उसमें कॉल भी नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए वो सेल फोन होना चाहिए था वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा। वो तो उसकी प्राइमरी जरूरत है ना, बेसिक जरूरत है। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम में, प्रोडक्ट में मौजूद होनी चाहिए और उसकी गैर मौजूदगी के बायस वो प्रोडक्ट इस्तेमाल के काबिल ही ना हो, उसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जांपल किसी ने दी थी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल के तौर पे इंस्टॉल करें और उसमें कोई फीचर ही ना नजर आए, उसमें कोई चीज चलती हुई नजर ना आए, तो फिर परफॉर्मेंस किस बात की? फिर वो प्रोडक्ट भी किसी बात का नहीं रहा। ये क्लियर हुई बात? एग्जांपल्स से भी आपको समझ आई परफॉर्मेंस? जी, एनीबॉडी? यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, आप फिर जल्दी से एक बात का जवाब दें कि अगर हम कोई कंप्यूटर खरीदें, कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप, तो उसमें परफॉर्मेंस क्या बयान की जाएगी? सर उसमें परफॉर्मेंस यही होगी, लैपटॉप अगर लिया है और उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है या फिर उसका टच पैड काम नहीं कर रहा है या वही वाली बात है वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो सर उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा ना इस चीज़ का। तो फिर उसकी आप इसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें ऑन ऑफ बटन ही नहीं है, तो बुनियादी परफॉर्मेंस तो यहीं से शुरू हो गई। फिर आप यस कहेंगे कि सर। जी उसमें स्क्रीन ही नहीं है। फर्ज करें आप इस तरह से पाते हैं कि जी उसमें स्क्रीन ही नहीं है, या स्क्रीन है तो उसके नीचे कीबोर्ड नहीं है, ना ही कोई माउस का कोई सिलसिला है, या इनमें से कोई एक चीज भी मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे कि उसमें तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, इट डज नॉट परफॉर्म। क्योंकि जिस मकसद या जिस जरूरत के तहत या जिस ख्वाहिश के साथ आपने परचेज किया वो उसमें नजर ही नहीं आ रही। बाकी बातें तो बाद में ना कि जी हार्ड डिस्क छोटी है या बड़ी है, पहले बात करें कि हार्ड डिस्क भी है कि नहीं उसमें। ये बात बाद में आएगी कि जी उसकी जो स्क्रीन है कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है,
वो बाद की बात है, पहले बात करें कि स्क्रीन है भी कि नहीं। दैट इज परफॉर्मेंस। ये क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। फीचर्स क्या है? फीचर्स जो है वो परफॉर्मेंस के बाद शुरू होते हैं। फीचर्स कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स को ही, परफॉर्मेंस भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, लेकिन फीचर्स में और परफॉर्मेंस में डिफरेंस ये है कि परफॉर्मेंस प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनकी गैर मौजूदगी में प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा। लेकिन अब इसके बाद आप सोचेंगे कि चलो जी परफॉर्मेंस तो मौजूद है सिस्टम में, प्रोडक्ट में, लेकिन अब इजाफी चीजें क्या मिल रही हैं? वो जो इजाफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोडक्ट के इस्तेमाल को या उसकी जरूरत को ज्यादा बेहतर बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है फीचर्स। मसलन आप लैपटॉप की बात कर रहे थे, तो अगर आपको यह पता चले कि जी स्क्रीन मौजूद है तो वो हो गया परफॉर्मेंस। लेकिन आपको यह पता चले कि भाई इसमें जो स्क्रीन है ना वो टच स्क्रीन भी है, यानी मैं हाथ की उंगली से उसे टच करके कोई ना कोई इनपुट दे सकता हूं, और ये तो एक इजाफी बात हुई। लेकिन चले अगर ना भी होती तो काम तो तब भी हो रहा होता। यानी परफॉर्मेंस के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है, माउस का या कीबोर्ड का होना जरूरी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए टच स्क्रीन होना जरूरी नहीं है, वो फीचर के तौर पे। यानी आप यूं समझ लें कि एक प्रोडक्ट तो किसी ने बना दिया, अब वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर कोई खिदमत करे, फिर वो फीचर्स में आएगा। फॉलो कर रहे हैं? एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुई ना? जी। अच्छा, अब यस सर। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो फीचर्स होते हैं ये परफॉर्मेंस के बाद सिस्टम में डाले जाते हैं, ये प्रोडक्ट में, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ मुद्दत गुजरने के बाद ये लोगों को इतने ज्यादा रास आते हैं, इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि फौरन ही या कुछ अरसे के बाद ये फीचर्स भी परफॉर्मेंस बन जाते हैं। यानी ये जो एडिशनल, एक जिस तरह आप पंजाबी में कहते हैं ना कशके, ये कशके कभी ज्यादा जब लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनकी जरूरत बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि हर नया प्रोडक्ट जो वो खरीदें उसके अंदर वो कशके लाजमी हो। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये फीचर्स, ये परफॉर्मेंस बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 10-15 साल पुराने सेल फोन की बात करें, मोबाइल की, तो उसमें परफॉर्मेंस क्या थी? परफॉर्मेंस ये थी कि ऑन ऑफ हो जाए और उसकी स्क्रीन पे मुझे कोई नंबर लिखा हुआ नजर आ जाए, और जब मैं उसके कीपैड पे पंच करूं तो वो नंबर ऊपर जाहिर आना शुरू हो जाए। कीपैड भी होना चाहिए, और जब मैं डायल का बटन प्रेस करूं तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए, किसी को कॉल चली जाए। या अगर मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी फलां शख्स कॉलिंग, और मैं रिसीव का बटन प्रेस करूं या रिप्लाई का बटन, तो वो कॉल उसके साथ थ्रू हो जाए, मैं उससे बातचीत कर सकूं। यानी मेरे सेल फोन में कीपैड भी होना चाहिए, स्क्रीन भी होनी चाहिए नंबर देखने के लिए, और कॉलिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, सेंड का बटन भी होना चाहिए, और रिसीव का बटन होना चाहिए, उसमें माइक्रोफोन होना चाहिए, और उसमें स्पीकर होना चाहिए। ये बुनियादी चीजें सेल फोन में लाजमी चाहिए। तो पुराना दौर होगा जिसमें कि सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ सेल फोन काबिल कबूल हो जाता। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि जी कंपनीज ने कुछ फीचर्स ऐड करने शुरू कर दिए। मसलन फीचर ये ऐड हुआ कि जो सेल फोन है उसमें आप प्राइवेट लिसनिंग के साथ साथ आप दूसरों को भी, जो स्पीकर फोन का कॉन्सेप्ट है, वो भी कर सकते हैं। हालांकि स्पीकर फोन वाला फीचर ना भी हो तो फोन तो फिर भी काम कर रहा है। फिर उन्होंने उसमें ऐड कर दिया कि जी आप इसमें बाहर से डेटा ऐड कर सकते हैं, वो कोई यूएसबी की पोर्ट या कोई सीरियल पोर्ट उसमें लगा दी। फिर वक्त के साथ साथ उसमें नई चीजें ऐड होती गई कि जी वायर्स के बगैर भी कनेक्ट हो सकता है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के जरिए, या आप उसे ब्लूटूथ के जरिए उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अब फर्ज करें कि अगर किसी फोन में ब्लूटूथ नहीं है लेकिन कॉल्स हो सकती हैं, तो बुनियादी काम तो वो पूरा कर रहा है, परफॉर्मेंस तो है उसमें। हाँ, ये है कि फीचर्स कुछ कम है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जनाब कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें, जनाब बाहर से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई या ब्लूटूथ होना चाहिए, इंफ्रारेड होना चाहिए, और फिर ये मजीद बढ़ती गई। ये अब फीचर्स जो हैं वाईफाई वगैरह, ये फीचर्स नहीं रहे, अब ये परफॉर्मेंस का हिस्सा बन गए।
कोई भी उस फोन को नहीं खरीदेगा जो महसूस करेगा कि इसमें वाईफाई नहीं है, क्योंकि आपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो नए से नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, ये वक्त की जरूरत बन जाते हैं। किसी जमाने में जो फोन थे उनमें कैमरा नहीं थे, लेकिन किसी ने एक फोन बनाया और उसने उसमें कैमरा डाल दिया, तो वो कैमरा फीचर के तौर पे डाला, लेकिन लोगों ने कहा कि यार ये हर एक फोन में होना चाहिए, तो फिर वो फीचर से परफॉर्मेंस में मुंतकिल हो गया। फिर ये आया कि जनाब एक कैमरा नहीं होना चाहिए, दो होने चाहिए, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। फिर वो फीचर से आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस में चला गया, और आप अब देखते हैं ना कि फोन्स ऐसे भी हैं जिनमें 2 से ज्यादा कैमरास भी हैं। ठीक होगी बात। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि लंबे अरसे तक प्रोडक्ट हमारे काम आएगा। लाइकलीहुड दैट अ प्रोडक्ट विल नॉट फेल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी एक अंदाजा होना चाहिए हमें कंपनी की तरफ से जो वो प्रोडक्ट बना रही है, या हमारी एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि हम समझ सकें कि ये प्रोडक्ट लंबे अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक हमारे काम आएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक कि हम खुद उससे आजिज ना आ जाएं कि नहीं अब ये काफी हो गया, हम कोई एक नया लेना चाह रहे हैं, उससे भी बियॉन्ड वो चल सकता हो, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी, काबिल एतबार। खास तौर पे हमारी निगाह होती है कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है, अगर हम उसे उसकी वारंटी पीरियड में से गुजार दें, यानी उनको वारंटी पीरियड से ज्यादा अरसे भी वो चले और उससे भी ज्यादा चले, तो हम कहते हैं कि ये रिलायबल है। प्लस ये कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो हमारी मुश्किल वक्त में, जब हमें उस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, उस मुश्किल वक्त में वो काम करे, फेल ना हो। जिस तरह आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो रात के वक्त आप जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो आप चाहेंगे कि वो रास्ते में गाड़ी खराब ना हो, तो वो आप असल में रिलायबिलिटी के जमरे में उसे जांच रहे हैं। कॉन्फॉर्मेंस का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम करता है कि नहीं। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब है, ये रिलायबिलिटी से जरा डिफरेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। रिलायबिलिटी का मतलब था कि जब प्रोडक्ट चलता है तो वो जल्दी खराब ना हो, या कम से कम हमें पता हो कि कितने अरसे तक खराब नहीं होगा, वो रिलायबिलिटी है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी ये है कि हम अंदाजा लगाना चाहते हैं कि नॉर्मली इस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी होती है, वो कहलाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब सर्विसेबिलिटी बड़ी सिंपल, प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो वो प्रोडक्ट खुद ब खुद या उसके पीछे जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे आप सेल फोन खरीदते हैं तो जिनसे आपने खरीदा होता है वो आपको एक वारंटी पीरियड देते हैं, या आपको कहते हैं कि जी ये वारंटी पीरियड से हटके भी अगर खराब हो तो आप हमारे पास लाइए, हम इसे ठीक कर देते हैं। सर्विसेबिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो कितनी जल्दी दोबारा सही हो सकता है। यानी इसका ताल्लुक प्रोडक्ट के अपने आप से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने वो प्रोडक्ट बना के आपको बेचा है, या वैसे ही आपको सेल किया है और वो आपको एक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी हम ठीक भी कर देंगे। जितनी जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट दुरुस्त होके वापस आ सकता हो, वो सर्विसेबिलिटी कहलाती है। और मजीद ये कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस किस्म की, उनकी महारत और उनका जो बिहेवियर आपके साथ, वो भी सर्विसेबिलिटी में शामिल किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का वो जो लेस टेंजेबल हिस्सा है वो सर्विसेबिलिटी में भी शामिल है। ये समझ आई बात? एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब है, वैसे उर्दू में उसको कहते हैं जमालियाती हिस्स, एस्थेटिक्स। इसका मतलब है कि कोई चीज कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। हम चूंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है वो प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है, तो प्रोडक्ट की एस्थेटिक्स का मतलब है कि आप उसे किस वजह से पसंद करते हैं, उसके कलर की वजह से। मसलन ये सेल फोन्स में लोगों की चॉइस होती है कि जी पिंक खरीदना है या ब्लैक खरीदना है या ग्रे या सिल्वर कलर या गोल्ड कलर। तो जो भी आपको उसमें कलर की जिम्न में चीज पसंद आती है, कलर के शेड्स, वो उसके एस्थेटिक्स में चले जाते हैं। हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट बनाने वाला
अपने प्रोडक्ट में एक किस्म के कलर्स तो दे रहा हो और दूसरी किस्म के कलर्स ना दे रहा हो, तो फिर लाजमी बात है कि आपकी चॉइस उस पे आती है, उस प्रोडक्ट बनाने वाले पे, जिसके प्रोडक्ट में आपके पसंदीदा को कलर्स। सिर्फ कलर्स की बात नहीं है, उसकी ब्राइटनेस, उसका साइज, उसका वजन और उसकी शेप, किस शेप में है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, तो आपको कभी फर्क नजर आया है पेप्सी की जो बॉटल है उसमें और जो कोक की बॉटल है उसमें कोई आपको देखने में फर्क नजर आया? क्या या फर्क सर नजर आया? बोतल का शेप चेंज होती है सर। और आगे भी कुछ बताएं। सर कलर दोनों फर्क के है, उसमें नाम भी फर्क है, डिजाइन फर्क है, हर चीज फर्क बिल्कुल। अच्छा, जो आप उसमें से कंज्यूम कर रहे हैं, जो ड्रिंक आप पी रहे हैं, उसके मुतालिक बताएं। सर है। टेस्ट उसमें भी काफी सर डिफरेंट होता है। डेफिनेटली डिफरेंस है। कोक का और पेप्सी का जो टेस्ट है वो दोनों का डिफरेंट है। और हो सकता है कि किसी के नजदीक पेप्सी नंबर 1 हो उसकी टेस्ट की वजह से, हो सकता है कोई दूसरा कहे कि नहीं जी कोक जो है वो ज्यादा बेहतर है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस और द पर्सनल लाइकनेस ऑफ द कस्टमर और द यूजर। हालांकि दोनों ही ठीक हैं, दोनों कंपनियां कोई बेवकूफ तो नहीं है जो बेचने आ गई, कुछ ना कुछ है तो वो बेचने आए। तो इसी वजह से किसी की लाइकनेस एक तरफ चली जाती है, किसी की तरफ नहीं जाती। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपके सामने कोई नई कंपनी अपना एक ड्रिंक लेके आए और सामने आपके कोक या पेप्सी हो, तो आप प्रेफर करेंगे पेप्सी को या कोक को। आप वो जो नई एक कंपनी ने कोई एक नई बॉटल बना दी है, उसका कलर भी कोक जैसा या पेप्सी का कोला जैसा कलर है, आप उसे फिर भी प्रेफर नहीं करेंगे। आप प्रेफर करेंगे उस नोन ब्रांड को जो आप यूज करते हैं, क्योंकि उस ब्रांड की कोई ना कोई एस्थेटिक चीज है जो आपको पसंद आ रही है। मसलन उसकी लुक, उसकी शक्ल सूरत, उसका साइज, उसका टेस्ट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं ना जो अदर देन खाने पीने से हटके अगर हम बात करें, लाइक आपका जो सेल फोन है उसकी साउंड अच्छी है, उसकी रिसेप्शन, खैर रिसेप्शन तो वो चली जाएगी परफॉर्मेंस में या फीचर्स में, लेकिन समटाइम्स आपको साउंड पसंद आती है। आई एम वेरी श्योर आप अगर एक स्क्रीन लगाएं सोनी की और उसकी जगह आप लगाएं वो जो रूबा या चैन होंग रूबा, तो जो दोनों की साउंड प्रोड्यूस होती है वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करती। और हमेशा आपको ब्रांडेड जो है सोनी, उसकी आवाज ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगी, सुनाई देगी। इसी तरह से स्मेल हो सकती है, लाइक परफ्यूम्स हैं या कोई और प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई उनको खुशबूदार बनाया गया होता है, लाइक आप कोई कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी एक टूथपेस्ट की स्मेल और टेस्ट ज्यादा पसंद है, आप उसी को खरीदी जाते हैं क्योंकि आपने उसके साथ क्वालिटी के साथ एस्थेटिक्स को शामिल कर दिया। भले वो टूथपेस्ट आपके फायदे की हो या ना हो, लेकिन उसके एस्थेटिक अपील के साथ आपने इसको पसंद किया होगा। स्मेल भी इसमें शामिल हो जाती है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप ये सोचें कि अब तो काफी हद तक फर्क कम हो गया, लेकिन जो टोयोटा ब्रांड की गाड़ियां हैं 1000 सीसी प्लस जितनी भी गाड़ियां, और जो होंडा ब्रांड की गाड़ियां हैं, उनमें आप फर्क देखें तो ये नहीं है कि सारे के सारे टोयोटा के पीछे जा रहे हैं, ये सारे के सारे होंडा के पीछे जा रहे हैं। लोगों की एस्थेटिक्स किसी एक पे डेवलप हो जाती है, उसकी जो लुक है। अब वैसे भी आप देखें तो इनकी जो लुक्स हैं आपस में काफी हद तक मिलना शुरू हो गई हैं। यानी अब आप डिस्टिंक्टली दूर से ये नहीं पहचान सकते कि गाड़ी जो आ रही है वो नया टोयोटा मॉडल है या होंडा है। बड़ी हद तक उनकी शेप्स जो है अब वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो गई हैं। जब करीब आती है गाड़ी तो फिर आप पहचानते हैं कि एक्चुअली क्या है। लेकिन ऑफ कोर्स आप टोयोटा की गाड़ी को दूर से सुजुकी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लुक और फील, उसकी शेप, उसका वो जो बॉडी कर्व है उसका, वो डिफरेंट है फ्रॉम होंडा और फ्रॉम टोयोटा। तो कोई ना कोई एस्थेटिक्स है जो कि आपको किसी एक किस्म के प्रोडक्ट पे अपील करती है या उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉलो? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, कैन यू कंपेयर गूगल क्रोम विद फायरफॉक्स या किसी और ब्राउजर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं?
सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। जी बताइए, कोई ना कोई एस्थेटिक्स है ना जो कि गूगल क्रोम और किसी दूसरे ब्राउजर में डिफरेंस पैदा करता है। और मैं आपको कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गूगल क्रोम को इसलिए यूज करना चाह रहे होते हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो शेप है, वो ज्यादा अपीलिंग है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं जो आप यूज करते हैं एसक्यूएल एनालाइजर, जो है क्वेरी एनालाइजर, कई लोग यूज करते हैं ओरेकल के साथ, कई यूज करते हैं एमएस एसक्यूएल के साथ, और कुछ लोगों ने जो इस्तेमाल किया होगा माई एसक्यूएल। तो जो दोनों की जीयूआईज हैं, उनमें आपको ज्यादा बेहतर जीयूआई कौन सी अपील करती है? जी बताइए। सर एसक्यूएल के ज्यादा बेहतर है। अब हो सकता है किसी को ओरेकल की ज्यादा बेहतर लग रही हो, वरना तो अगर एसक्यूएल की ही बेहतर है तो सारे एसक्यूएल खरीद रहे होते और ओरेकल बंद हो जाती कंपनी पर। सेम गोज फॉर ओरेकल सर। आप अपने कंप्यूटर्स में भी ये देख सकते हैं, लाइक एस्थेटिक्स वाइज आपको एचपी के जो लैपटॉप्स हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो एचपी के लैपटॉप्स हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, वो बज़ाहिर भद्दे से, अगली से लगते हैं। एंड एज कंपेयर टू दैट आप अगर लिनोवो के यूज करें तो वो ज्यादा स्लीक से हैं, बड़े दिलकश किस्म के उनके डिजाइन हैं, भले ही फंक्शनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो। आप एचपी का सिस्टम यूज करेंगे तो वो रिलायबल भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, और प्रॉब्लम्स भी नहीं करेगा, लेकिन एक्सपेंसिव भी होगा। एज कंपेयर टू दैट आप यूज करें डेल का या किसी और का, तो वो शायद ज्यादा स्लीक हो, ज्यादा ब्यूटीफुल हो, प्रेजेंटेबल हो, लेकिन फंक्शनैलिटी हो सकता है उसमें ना हो। क्या ख्याल है? लेकिन ये तो नहीं है कि जी एचपी की कंपनी बंद हो गई है और लिनोवो ही चलना शुरू हो गई, सिर्फ दोनों ही चल रही है ना। दैट मीन्स के अपने अपने ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उस एस्थेटिक्स को पसंद करते हैं, किसी एक के या किसी दूसरे के। आई होप कि ये बात क्लियर हुई आपको। यस सर। इसी तरह पॉलिटिशियंस में भी है, उसकी भी एग्जांपल्स आपको फौरन समझ आ जाएंगे। शो बिजनेस के लोगों में भी ऐसे ही होगा। चलिए खैर, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आखिरी जो डायमेंशन है प्रोडक्ट क्वालिटी की, वो है परसीव्ड क्वालिटी। अच्छा, अब इस पे जाने से पहले मैं आपको दोहरा दूं कि पहले हमने देखा था परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कंफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक्स। ये जो 6 नाम हमने लिए हैं, ये प्रोडक्ट के अंदर ही होते हैं। परफॉर्मेंस जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ही हमें नजर आएगी, फीचर्स भी इसके अंदर ही नजर आएंगे, और रिलायबिलिटी भी प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ी हुई है, परफॉर्मेंस भी और ड्यूरेबिलिटी भी, और एस्थेटिक्स भी, क्योंकि प्रोडक्ट खूबसूरत नजर आ रहा है, शेप उसकी अच्छी नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट को देख के पता चल रहा है। लेकिन ये जो 2 डायमेंशंस हैं, नंबर 6 पे सर्विसेबिलिटी, और आखिरी जो हम देखने लगे हैं परसीव्ड क्वालिटी, ये प्रोडक्ट के अंदर नहीं होते, बल्कि ये प्रोडक्ट बनाने वाले या प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करने वाले, ये उनके अंदर होते हैं। जिस तरह सर्विसेबिलिटी की बात मैंने की थी, तो कोई भी शख्स जिसने वो प्रोडक्ट आपको बेचा है, चाहे वो बना के बेचा है या उसने बना बनाया खरीद के आपको बेचा है, आप सर्विस उसी से ले रहे हैं, और आप जांच रहे हैं कि उसकी प्रोवाइडेड सर्विस कितनी स्पीडी है, कितनी रिलायबल है, कितनी अच्छी है, और वो खुद आपके साथ कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने में देर करे, वो जो होता है ना, लारे लप्पे लगाए, डिले करता जाए, या फिर ये कि आपसे सीधे मुंह बात ही ना कर रहा हो, तो वो भी प्रोडक्ट की सर्विसेबिलिटी में शामिल है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। अब इसी तरह से परसीव्ड क्वालिटी भी कोई एक ऐसी डायमेंशन है जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के नाम के अंदर, प्रोडक्ट बनाने वाले के नाम के अंदर, या उसकी शोहरत के अंदर होती है।
अब जिस तरह आपको अगर चॉइस दी जाए, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि जनाब आपने सेल फोन लेना है और आपके पास जितनी रकम है उस रकम के बराबर मॉडल्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, यानी एक है जिसकी प्राइस है 50,000 लेकिन वो है आईफोन का, ऑल्दो के 50,000 में होते नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल से, तो एक 50,000 वर्थ मोबाइल फोन है आईफोन, दूसरा 50,000 वर्थ है नोकिया, और तीसरा 50,000 वर्थ है ओप्पो, और कोई नाम बताएं, कोई और नाम बताएं किसी सेल फोन का। सैमसंग। तो ये तीन जी, सैमसंग। सैमसंग, हाँ एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था, ये मिस कर दिया मैं। और अब वो खत्म हो गए हैं वैसे आहिस्ता आहिस्ता। क्यू फोन, क्या था वो, क्यू से शुरू होने वाला जो था, क्यू मोबाइल। तो अब आपके सामने 50,000 की चॉइस है आपके पास, और आपके सामने ये रखे हुए हैं, तो विच वन विल यू गो फॉर? सर सैमसंग। सैमसंग, कोई और बताए? सैमसंग सर। सैमसंग, कोई और? और हम काफी देर से खामोश हैं, वही बता दें। जी आयशा। सर सैमसंग या ओप्पो। वो आपने ही बताया था तो सैमसंग ही होगा। सैफ आप बताएं। मेरे ख्याल है मेरे लेक्चर सुनते सुनते ना लोग सो जाते हैं, इस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। नो सर। जी सैफ बताएं, वो सर, कोई नाम बताएं जल्दी जल्दी। सर किस चीज का नाम बताना है? सर बताया तो है क्यू मोबाइल। अच्छा क्यू मोबाइल, ठीक है। और अहमद हुसैन। सर मैं अहमद हुसैन ही हूँ। तो अभी वो सैफ नहीं बोल रहे थे? नहीं वो तो बोला ही नहीं है। अच्छा, खाम का चमकारे ये मार रहे हैं। जी सैफ। सर ओप्पो। ओप्पो, चलें जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो नया मॉडल आपके सामने हमने रखा है, अभी आपने उसको देखा भी नहीं, लेकिन आपने ओप्पो पसंद किया। ओप्पो फोन का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। लेट्स से सैमसंग फोन का नाम नहीं होता, सैमसंग कंपनी का नाम है। और इसी तरह से आईफोन है या क्यू मोबाइल है या कोई भी व्हाटएवर XYZ जो भी, ये असल में कंपनी का नाम है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो मॉडल मैंने आपके सामने एक एक रखा है हर एक कंपनी का, उनमें से पता नहीं कौन सा मॉडल क्या है, किस तरह ऑन करना है, क्या चीज, क्या फीचर्स हैं, क्या उसमें स्पेक्स हैं, लेकिन आपने उस कंपनी के नाम की मुनासबत से उसको पसंद किया। अब देखिए, क्वालिटी तो अभी आपने प्रोडक्ट की चेक ही नहीं की, और ये नेचुरल बात है, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दे रहा। सेम थिंग गोज कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि देखें जी एक नया मॉडल आया है जो आपको सिर्फ 50,000 में लैपटॉप मिल जाएगा, न्यू ब्रांड, तो HP पड़ा हुआ है, या पड़ा हुआ है IBM का, या फिर पड़ा हुआ है डेल का, या कोई XYZ, और तो आप किसको पसंद करेंगे? कुछ लोग कहेंगे जी HP का, हालांकि अभी किसी ने खोल के नहीं देखा वो कि यार इस वाले HP की क्वालिटी क्या है, इसमें क्या स्पेक्स हैं, क्या इसमें परफॉर्मेंस या फीचर्स हैं। बट एवरीबॉडी गिवन अ चॉइस विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ब्रांड नेम। अक्सर औकात जो प्रोडक्ट्स को गायबाना तौर पे पसंद करने का होता है वो ब्रांड नेम होता है। अच्छा, अब फर्ज करें आप लोग तो चूंकि सेल फोन्स को भी जानते हैं, उनके वेंडर्स को भी जानते हैं, लैपटॉप के वेंडर्स को भी जानते हैं, लेकिन अगर किसी अनजान शख्स को चॉइस दी जाए कि जनाब आपको एक कार मिल जाएगी, तो चॉइस आपने बतानी है कि आपको होंडा की फलां कार मिले या टोयोटा की कोई फलां कार मिले या कोई और। तो अब वो गाड़ी अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन आपने एक चॉइस देनी है, तो वो प्रेफर करेगा किसी एक नाम को जो उसने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। हो सकता है वो इश्तेहारों में उसने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, हो सकता है कि वो नाम उसने किसी से सुना है कि जनाब मैंने फलां कंपनी की गाड़ी यूज की थी, तो ये ज्यादा रिलायबल है, या हो सकता है कि
उसने एक परसेप्शन ग्रो कर लिया है कि चूंकि सबसे ज्यादा नाम किसी एक का होंडा का है या उसका है टोयोटा का, तो वो उसी का ही नाम लेगा। असल बात समझाने की ये थी कि वो क्वालिटी जो आप प्रोडक्ट को देखे बगैर उसमें फर्ज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सम इनडायरेक्ट मीन्स, मसलन वेंडर के नाम से या लोगों की मेजॉरिटी के जो आप ओपिनियन सुनते हैं उसकी वजह से या किसी और वजह से, वही असल में उस प्रोडक्ट की परसीव्ड क्वालिटी होती है। ये पॉइंट समझे सब लोग? सर कंपनी की गुडविल भी तो मैटर करती है कि उसका एक एनवायरनमेंट, कंपनी का नाम उसकी गुडविल है ना। जी, यहां तक कोई किसी का सवाल? वैसे भी अब मैं उसको क्लोज करने लगा हूं। यहां तक कोई किसी का सवाल हो? सर ये ग्रुप्स के नाम बना के आपको सेंड यानी क्लासरूम में कर दें? ईमेल करने में अभी इसका क्लासरूम में लगा दूंगा नोटिस। अगले दफा हम मिलेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। एक चीज आपको समझनी है कि ज्यादा मटेरियल नहीं है, छोटा छोटा सा मटेरियल है जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स में कवर हो, ताकि जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करें तो ज्यादा चीजों की तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है सर एक बात और, लेकिन आपने अगली मीटिंग से पहले इनको खुद भी पढ़ना है। अच्छा सर ये लेकिन जल्दी पूछना, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा सर, मैंने आपको कहना था कि अगर हमारा पेपर जब ये फाइनल पेपर्स के बाद ही होना है, तो अगर हम मिड, आप कहते हैं कि मिड भी दोबारा अगर हो, तो ये दोनों पेपर्स अगर हमारे ऑनलाइन कंडक्ट हो जाए? हाँ, दोनों ऑनलाइन नहीं हो सकते।